नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, और आप मुझे सुन रहे हैं ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार तथा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए विकसित किया जा रहा है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक समास के दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हम इसके भाग 1 को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने समास की परिभाषा तथा किस प्रकार इसके भेदों का वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 में तत्पुरुष समास तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पद की प्रधानता के आधार पर हमने यहाँ ये समझा था कि जहाँ पर दूसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास है। इससे पूर्व की कक्षा में अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर प्रथम पद की प्रधानता पाई जाती है। अब जिस समास के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें द्वितीय पद प्रधान है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समस्त पद में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद यानी द्वितीय पद। तो जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद यानी द्वितीय पद हमेशा प्रधान रहेगा, यानी पूरा शब्द अपना अर्थ द्वितीय पद के आधार पर ही ग्रहण करता है। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे खड़गधर जोर से बोला। यहाँ पर जो समस्त पद है वह खड़गधर है और उसका समास विग्रह हम करते हैं तो खड़ग को धारण करने वाला, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होता है। यहाँ पर इस वाक्य के अंदर जो खड़ग है यानी कि तलवार, वह तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो खड़गधर जोर से बोली होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। तो खड़ग शब्द स्त्रीलिंग होते हुए भी संपूर्ण वाक्य की क्रिया जो है वो पुल्लिंग में है। वजह क्या है? पीछे का यानी उत्तर पद जो है वह धर यानी धारण करने वाला, यहाँ ये पुल्लिंग शब्द हो गया, और इसी के आधार पर क्रिया जो है अपना रूप तय कर रही है कि वो स्त्रीलिंग में होगी या पुल्लिंग में होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि संपूर्ण वाक्य की क्रिया जो है वो अपना स्वरूप जिस पद के आधार पर ग्रहण कर रही है वह पद यहाँ पर प्रधान माना गया। यहाँ पर क्रिया, लिंग, वचन सभी पद के आधार पर ही तय होंगे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए एक और, जलधारा बह निकली। यहाँ जलधारा का समास वगैरह कीजिए तो जल की धारा होता है। यहाँ पर भी वाक्य ने क्रिया का स्वरूप धारा के आधार पर ग्रहण किया, धारा बह निकली, जबकि जल शब्द जो है वो पुल्लिंग है ना, और यहाँ पर वाक्य की क्रिया जो है स्त्रीलिंग जो कि द्वितीय पद के आधार पर ग्रहण कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर वाक्य में क्रिया हो या लिंग, वचन आदि हो, वो सभी जिस पद के आधार पर अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं वही पद जो है प्रधान माना जाता है, और इसी के आधार पर हम तत्पुरुष समास की व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें द्वितीय पद प्रधान होगा। चलते हैं इसके भेदों की ओर। तत्पुरुष समास के भी भेद है, यानी तत्पुरुष समास खुद समास का भेद है, और अब तत्पुरुष समास के जो भेद है उनकी चर्चा करते हैं। ये 7 प्रकार से इसका वर्णन किया जा सकता है। पहला है लुप्त कारक चिन्ह। इसके खुद के 6 प्रभेद होते हैं जो कि कारक चिन्हों के आधार पर होते हैं, जिसमें कर्ता को छोड़ देते हैं हम और संबोधन कारक को छोड़ देते हैं। इनको छोड़कर शेष जो 6 कारक हैं उनके विभक्ति चिन्ह, उनके आधार पर ये भेद तय होगा। दूसरा है अलुक तत्पुरुष, तीसरा है उपपद तत्पुरुष, चौथा नन तत्पुरुष, पांचवा लुप्त पद तत्पुरुष, छठा कर्मधारय तत्पुरुष और सातवां द्विगु तत्पुरुष। वैसे कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में हम कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष न पढ़ करके हम कर्मधारय और द्विगु समास को एक अलग भेद के रूप में इन दोनों को पढ़ते हैं। लेकिन यदि हम पद की प्रधानता देखें तो इन दोनों में भी द्वितीय पद ही प्रधान होता है, इसलिए इनको तत्पुरुष समास का भेद माना जाएगा। यदि हम पद की प्रधानता के आधार पर भेद कर रहे हैं तो कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों तत्पुरुष समास के ही प्रभेद माने जाएंगे। आते हैं तत्पुरुष समास के प्रथम प्रभेद लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष की ओर। ये लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष में दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा
कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 के 6 कारक और उनके विभक्ति चिन्ह आपके सामने स्लाइड पे लिखे हैं, इन्हीं विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। जैसे कर्म कारक है तो उसमें को पद का लोप हो जाएगा, कर्ण है तो उससे से या के द्वारा का लोप हो जाएगा, संप्रदान है तो उसके के लिए का लोप हो जाएगा, अपादान है तो वहाँ पर से यानी अलग होने के भाव में इस पद का लोप होगा, संबंध कारक है तो का, के और की पदों का ये विभक्ति चिन्ह है सारे इनके, और अधिकरण कारक है तो उसमें में और पर का लोप होगा। आपको तत्पुरुष समास पढ़ने से पूर्व कारक चिन्हों को याद करना होगा और पूरे कारक की परिभाषाएं भी आपको समझ में आई हुई होनी चाहिए। यदि कारक आपको नहीं समझ में आए तो आपके लिए तत्पुरुष समास के इस प्रभेद को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी वर्ग पहले कारक को समझें और उसके बाद तत्पुरुष समास की ओर बढ़ें, क्योंकि ये लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है, इसके आगे 6 भेद हो जाते हैं, यानी उस प्रभेद के भी आगे जाकर के भेद हैं, उपभेद कह सकते हैं हम इनको। तो इन भेदों को समझने के लिए पहले आपको कारक और उनके विभक्ति चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। समझते हैं ये लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष में पहला जो इसका उपभेद है ये कर्म तत्पुरुष। इसमें सीधी सी बात है, यदि तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष है तो उसमें कर्म के विभक्ति चिन्ह का ही लोप होगा और वो है को। ये जो को पद है इसका लोप यहाँ हो जाएगा। देखिए, यदि मुंह तोड़ने वाला एक वाक्य है तो उसका यदि हम समस्त पद बनाएंगे तो बन जाएगा मुंह तोड़। अब यहाँ आपके सामने जो दिख रहे हैं ये समस्त पद हैं और उनका समास विग्रह है, और ये वे ही समस्त पद और उनका समास विग्रह हैं जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। मैंने पूरी इस वीडियो के अंदर ऐसे ही उदाहरणों को लिया है जो काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। दूसरा पद है कठफोड़वा, यानी काठ को फोड़ने वाला पक्षी। इस विग्रह पे ही सारा दारोमदार है। यदि आपको विग्रह सलीके से करना नहीं आया तो परीक्षा में इस जगह आप अटक जाएंगे। तो किसी भी शब्द को समझें और उस शब्द का पूरा अर्थ स्पष्ट करने वाला जो वाक्य है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन पदों का प्रयोग किया है जो समस्त पद में आए हैं, इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि जब आप विग्रह करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उन पदों का ही प्रयोग करें जो कि समस्त पद में आए हैं। दूसरी बात कि उस समस्त पद का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब अगर यदि हम यहाँ इसको ये करते काठ को फोड़ने वाला, यहीं तक होता तो फोड़ने वाला क्या, कठफोड़वा, हम उस पक्षी को ही संबोधित करते हैं। बना के देख सकते हैं, मैंने आज कठफोड़वा देखा, पेड़ पर कठफोड़वा बैठा था। हम ऐसे वाक्य बनाते हैं, ये नहीं बनाते कि पेड़ पर कठफोड़वा पक्षी बैठा था, ऐसा वाक्य नहीं बनता है। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जब भी विग्रह करें तो उस पद का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगला पद है जितेंद्रिय, यानी इंद्रियों को जीतने वाला। तर्क संगत, तर्क को संगत, यानी आपको इसकी जगह ये नहीं बनाना तर्क से संगत, तर्क पर संगत, तर्क में संगत, इस तरीके से नहीं। इन विग्रहों को और समस्त पदों को आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये बार बार अभ्यास से ही आपको याद होंगे। तिलकुट, तिल को कूट कर बनाया हुआ व्यंजन, उसे हम तिलकुट कहते हैं। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, है ना। तो जब भी आप समस्त पद का विग्रह करें तो इस बात को का जरूर ख्याल रखें कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब अगला है कर्ण तत्पुरुष। तो जब कर्ण तत्पुरुष है तो कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। इसी पद का यहाँ पर लोप होगा। देख लीजिए उदाहरणों में, जग हंसाई, यानी जग के द्वारा हंसाई। अपन जग की हंसाई नहीं कर सकते, जग से हंसाई नहीं कर सकते, यहाँ जग के द्वारा ही हंसाई की जा रही है तो वही लिखना पड़ेगा। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। मोहांध, मोह से अंधा। आप मोह में अंधा मत कीजिए, यहाँ मोह से अंधा है। मदमाता, मद से मत हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल, न कि शोक में आकुल, क्योंकि हम जब सामान्य बातचीत में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसी तरीके से, वह शोक में आकुल है, इस तरीके से प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर विग्रह में कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए ऐसे ही शब्दों को उठाया है जो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। और परीक्षाओं में वैसे ही पद मान के चलिए आपसे पूछे जाएंगे जिनमें गलती होने की लगभग संभावनाएं रहती है।
अगला तत्पुरुष है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह है के लिए, उसी का लोप होगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, न कि गुरु को दक्षिणा। दक्षिणा किसके लिए है? गुरु के लिए है। रसोई घर, घर किसके लिए है? रसोई बनाने के लिए। रसोई मतलब खान पान बनाने की जो सामग्री होती है उसे रसोई कहते हैं। रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। यहाँ पर आपको बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास ही करना होगा। तत्पुरुष है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। वो ये से कौन सा है? अलग होने के अर्थ में है, जो कि करण तत्पुरुष के से बहुत भिन्न है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अलग होने का अर्थ यानी दोनों, ऐसा लगना चाहिए दोनों पद आपस में अलग होने की दृष्टि से दिखाए जा रहे हैं। जैसे गुण रहित, तो गुण से रहित यानी गुणों से दूर, ठीक है। देश निकाला, देश से निकाला, इसमें व्यक्ति देश से अलग हो रहा है यानी अलग होने का अर्थ है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी ऋण से दूरी होने की स्थिति दिख रही है। पदच्युत, पद से च्युत यानी अलग किया जाना या हटाया जाना, तो दूर किया जा रहा है। नरक भय, नरक से भय, भय होने पर व्यक्ति उससे दूर होने का भाव है। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, और जब जी चुराता है तो व्यक्ति उससे दूर हो रहा है। इसी चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ से जो है अपादान के से में और करण कारक के से में बहुत भिन्नता होती है। तो यहाँ पर आपसे गलती ना हो, तो बहुत सावधानी के साथ इस काम को आपको करना होगा। अगला है संबंध तत्पुरुष, और संबंध का यहाँ विभक्ति चिन्ह का, के, की का ही लोप होगा। उदाहरण देखिए, जगन्नाथ, वैसे ये संदिग्ध पद भी है और समस्त पद भी है, दोनों ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ समास है वहाँ संधि हो सकती है, पर जहाँ संधि है वहाँ आवश्यक नहीं कि समास भी हो। तो शब्द है, समस्त पद है जगन्नाथ, और इसका विग्रह है जगत का नाथ। नाथ का संबंध किससे है? जगत से है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, ये इसका समास विग्रह है। और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो मंत्रिन परिषद हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखें कि संधि विच्छेद में और समास विग्रह में बहुत अंतर होता है। रामचरित, चरित्र का संबंध किससे है? राम से है, तो राम का चरित्र। भूकंप, भू का कंप यानी भूमि का कंप, कंपाना, कंपन। सोमवार, वार कौन सा? दिन किसका? सोम का वार है। अधिकरण तत्पुरुष, और इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर, या तो में होगा या पर होगा, इन्हीं का लोप होगा। उदाहरण देखिए, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ है जो, यानी विभिन्न मुनि है और उनमें जो श्रेष्ठ है उनकी बात हो रही है, वो शब्द होगा मुनि श्रेष्ठ, यानी जो मुनियों में भी श्रेष्ठ है। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव यानी श्रेष्ठ। वनवास, कहाँ वास? वन में, यानी उसके अंदर की बात हो रही है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय है जो, आम जन में जो प्रिय है। आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित, जो व्यक्ति खुद के स्वयं पर केंद्रित है वह है आत्म केंद्रित। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, ईश्वर में अधीन नहीं होगा, यहाँ पर ईश्वर पर अधीन होगा। यहाँ में कहाँ लगाना है, पर कहाँ लगाना है, इन दोनों बातों को आपको गौर से समझना होगा। दोनों लगा करके देखिए, जो आपको बहुत ज़्यादा सही लगे उसी को आपको याद करना है। अब देखिए, ये चीज़ जो है अभ्यास से आती है, आपको इसका बार बार अभ्यास करना होगा। यही एकमात्र तरीका है इसको याद करने का। पर खत्म हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास का पहला भेद, यानी लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष जो पढ़ रहे थे, इसमें समस्त कारक आ गए आपके, है ना। सिर्फ 2 कारकों को छोड़कर हमने 6 कारक लिए हैं, प्रथम और अंतिम आपको यहाँ पर छोड़ना है। अब इसके दूसरे भेद और हम बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलुक तत्पुरुष। इस समास में पहले पद के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, लुप्त नहीं होता। जैसे मैंने आपके सामने 2 उदाहरण दिए हैं, मृत्युंजय और ऊंटपटांग। ये जो मृत्युंजय है इसका समास विग्रह करेंगे तो मृत्यु को जय करने वाला। अब देखिए, मृत्युंजय जो शब्द है इसमें संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति म विद्यमान है, यानी कि यहाँ पर कारक की जो विभक्ति है वो लुप्त नहीं हो रही।
किसी न किसी रूप में उस शब्द के साथ विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है। इसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पर कारक चिन्ह किसी रूप में, पूर्ण तरीके से नहीं, किसी रूप में विद्यमान रहेगा। जैसे मृत्युंजय मैंने बताया। दूसरा है ऊंट पर टांग। अब विग्रह करेंगे तो ऊंट पर टांग आएगा। अब यहाँ पर जो पर शब्द है वो प रूप में यहाँ शब्द के अंदर, समस्त पद के अंदर विद्यमान है, इसलिए ये अलग तत्पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार और भी उदाहरण है। वाचस्पति, जिसमें वाच के पति, इसमें आधा स विद्यमान रहता है। धनंजय, जिसमें आधा न विद्यमान है, धन को जय करने वाला के साथ धन और जय के बीच में आधा न विद्यमान है। बृहस्पति, बृहत है जो पति, इसमें आधा सा विद्यमान है। यानी कारक किसी न किसी रूप में वहां पर विद्यमान रहता है। तत्पुरुष समास के तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं। नाम है उपपद तत्पुरुष। इसमें बाद वाले पद जो हैं वो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते, प्रत्यय की तरह किसी न किसी शब्द के साथ ही आया करते हैं। जैसे कार, चर, ज्ञ आदि स्वतंत्र शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, किंतु समासिक पद शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे दिनकर, जलज, जलद, स्वर्ग इत्यादि ऐसे बहुत से शब्दों की लंबी श्रृंखला है। मैं आपके सामने वे 4 उदाहरण लेके आई हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। पहला है स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। इसमें जो उत्तर पद है कार, वह स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका स्वतंत्र प्रयोग होता ही नहीं है, वो किसी न किसी शब्द के साथ प्रत्यय के रूप में आएगा। दूसरा है राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। अब ये जो ज्ञ पद है ये अलग से कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। कष्टप्रद, कष्ट को प्रदान करने वाला। अब ये प्रद पद जो है वह अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता वाक्य के अंदर। महीप, मही को पालने वाला। प जो है वो प प्रत्यय के रूप में मही के साथ ही आएगा। महीप शब्द का अर्थ वैसे राजा होता है, लेकिन यहाँ पर मही को पालने वाला इसका विग्रह है, तो प जो पद है, प जो है साथ में लगाया हुआ मही के साथ, वह प्रत्यय की तरह से प्रयोग में लाया जाता है, किसी न किसी शब्द के साथ आते हैं, इसलिए इसे उपपद तत्पुरुष कहा जाता है। अगला जो इसका भेद है वह है नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष समास में संस्कृत में ज़्यादातर ये प्रयोग में लिया जाता है। संस्कृत में निषेध के अर्थ में पूर्व पद में न या अन लगाया जाता है और इस प्रकार से एक पद बनाया जाता है जो समस्त पद तैयार होता है वह निषेध का अर्थ देता है। उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। शब्द देखिए, अनदेखा, न देखा हुआ। अप्रिय, न प्रिय, आप उसको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे जो प्रिय न हो। अनंत, न अंत। असंभव, जो संभव न हो यानी न संभव। नापसंद, न पसंद यानी जो पसंद न हो। तो आपको इसमें आगे बस करना इतना ही है कि विग्रह करते समय आपको न लगाना। वैसे आज तक परीक्षा में इसके बहुत कम उदाहरण पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी भेद के रूप में यहाँ पर इसका वर्णन करना अनिवार्य था, इसलिए किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष। इसमें कारक चिन्ह की जगह पूरा का पूरा वाक्यांश ही लुप्त हो जाएगा। देखिए, हम जब इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ कारक चिन्ह नहीं बल्कि पूरा पद के पद ही लुप्त कर दिए जाते हैं इसके अंदर। जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब पर चलने वाली पूरा का पूरा पद ही यहाँ पर लुप्त हो जाता है। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। अब माल और गाड़ी के बीच में पूरा वाक्यांश आ रहा है को ढोने वाली, इस पूरे को लुप्त कर दिया जाएगा। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली खुंबी। इसी प्रकार अनेक शब्द है। जेब घड़ी, जेब में रखने वाली या रखी जाने वाली घड़ी। स्वर्ण हार हो गया तो स्वर्ण से बना हुआ हार। पकौड़ी शब्द हो गया, पकी हुई बड़ी। तो बीच के पूरे पद ही यहाँ पर लुप्त हो रहे हैं, इसलिए इसे लुप्त पद तत्पुरुष कहा जाता है। अगला जो अपना भेद है वह है कर्मधारय तत्पुरुष समास। वैसे तो कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास से स्वतंत्र करके भी पढ़ा जाता है, किंतु यदि आप भाषिक संरचना में देखें तो कर्मधारय समास में भी दूसरे पद का अर्थ ही प्रधान होता है।
इस लिहाज से यह तत्पुरुष समास का ही एक प्रभेद या उपभेद कहलाएगा। इसमें प्रथम पद विशेषण या उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाए और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। यद्यपि इसके पद तो आगे पीछे होते रहते हैं, परंतु विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का जो संबंध होता है वह बना रहता है। उदाहरण देखिए, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, इसका विग्रह आप इस तरीके से कतई न करें, मंद है जो बुद्धि। बहुत से विद्यार्थी इस तरह की गलती कर चुके हैं, आरपीएससी इसको नहीं मानती। इसका विग्रह मंद है जिसकी बुद्धि ही होगा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। सन्मार्ग, सत है जो मार्ग। राजर्षि, जो राजा है जो ऋषि है। महर्षि, महान है जो ऋषि। अब वहाँ पर अपन राजा है जो ऋषि नहीं कर सकते हैं, है ना। दोनों शब्द साथ साथ मैंने इसलिए लिखे हैं कि दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन विग्रह बिल्कुल अलग है। राजर्षि का विग्रह है जो राजा है जो ऋषि है। महर्षि का है महान है जो ऋषि। इसी प्रकार यदि देवर्षि होता तो जो देव है जो ऋषि है, इस प्रकार उसका विग्रह होता। तो ये राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। अगला पद है दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु, न कि दीर्घ है जो आयु। अब इसमें कई पद ऐसे भी आते हैं जिसमें पदों का स्थान बदलने पर अर्थ नहीं बदलता, जैसे कमल नयन कह लीजिए या नयन कमल कह लीजिए। दोनों पदों का आपस में संबंध जो है उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रथम पद प्रदान हमें करना है या द्वितीय पद प्रदान करना है तो हम उसको पीछे रखें। तो आपको यहाँ पर ये भी गौर में रखना होगा कि हमें यहाँ आपस में दोनों पदों का जो संबंध है उसको गौर करना है, न कि उस पद के स्थान को। अगला हमारा जो भेद है वह है द्विगु तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम पद संख्यावाची और पूरा पद जो है वो समाहार यानी समूह का बोध कराने वाला होता है। वैसे तो यह भी कर्मधारय तत्पुरुष की तरह पृथक भेद के रूप में पढ़ा जाता है, परंतु यदि यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो प्रथम पद संख्यावाची है और संख्यावाची होने के कारण वह विशेषण है। और हम देखते हैं तत्पुरुष के कर्मधारय में भी प्रथम पद जो है वह विशेषण होता है तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है, परंतु यहाँ पर प्रथम पद खास करके संख्यावाची होता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी दूसरे पद के कारण ही पूरा शब्द जो है अपना स्वरूप ग्रहण करता है, अपना क्रिया का रूप तय करता है। तो यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद प्रधान होने के साथ जो पूरा पद है, समस्त पद, वह समाहार, समाहार से तात्पर्य है समूह का बोध कराता है। अब यहाँ पर जब हम उदाहरणों को देखेंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार से। अब जैसे शब्द है एकांकी, द्विगु एक की संख्या से भी बन सकता है, क्योंकि एक तो पहला पद संख्यावाची है। दूसरा, अर्थ की दृष्टि से यदि हम देखें तो समास की वैसी ही अन्विति होती है जैसी एक से अधिक संख्या होने पर हो रही है। ठीक है, तो आप देखें एकांकी जो है उसका समास विग्रह करेंगे तो एक अंक का नाटक, यानी एक पूरे नाटक की बात हो रही है जिसमें एक अंक है, तो ये समाहार हो गया। दूसरा पद देखिए दुमट, दुमट से मतलब है दो प्रकार की मिट्टी, तो यहाँ पर दो प्रकार की मिट्टियों का एक समूह का बोध हो रहा है। तीन कोना, तीन कोनों, जो तीन कोनों का हो, यानी तीन कोनों के समूह की बात हो रही है। सतरंगा, सात रंगों वाला। चौकोर, चार कोर यानी कोनों वाला। नौलखा, इसे नवलखा भी कहीं कहीं पढ़ेंगे आप, तो जो 9 लाख के मूल्य वाला गहना है। सामान्यतः यह हार के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला समस्त पद है, नौलखा हार कहा जाता है, यानी ऐसा हार जो 9 लाख मूल्य का हो। शताब्दी, शताब्दी या सहस्त्राब्दी दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है यहाँ पर। शताब्दी जो है वह है आपका शत शब्द अब्दों का समूह, शत यानी 100 और अब्द यानी वर्ष, शत वर्षों का समूह। और सहस्राब्दी यदि होता है तो सहस्र अब्दों का समूह। इस प्रकार से और भी बहुत सारे इसके उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला। दुपहिया, 2 पहिए हैं जिसके ऐसा वाहन। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होगा। लेकिन जब हम बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संख्यावाची जिनका प्रथम पद है, परंतु
पूरा पद जो है वो भिन्न अर्थ को देने वाला है और इस लिहाज से वह बहुव्रीहि समास का हो जाता है। शेष हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आज हमने तत्पुरुष समास के 7 भेदों को पढ़ा। इस संबंध में यदि कोई भ्रम या भ्रांति आपके मस्तिष्क में हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।